गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स, स्टूडेंट्स। अभी हम लोग CBCS सिलेबस के सेमेस्टर 4 के क्लास में हैं और आज हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके टॉपिक उसका जो पहले हम लोगों ने टॉपिक देखा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उसके परिभाषा को जाने, उसके प्रकृति को जाने, नेचर को जाने। तो आज हम लोग लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप के बारे में, स्कोप ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ हम लोग शुरू कर रहे हैं। लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक तथा संकुचित है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी बहुत संक्षेप में देखा था कि जो लोक प्रशासन का क्षेत्र है वो संकुचित भी है और व्यापक भी है, ऐसा हमारे थिंकर्स का मानना है। तो आज हम लोग देखेंगे कि लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक तथा गतिशील है। अब व्यापक से तो तात्पर्य हम लोग समझ रहे हैं और आगे हम लोग देखेंगे कि ये किस कंडीशन में गतिशील है, कैसे ये गतिशील बन रहा है, जिस कारण इसके क्षेत्र का निर्धारण कठिन है। यहाँ निर्धारण से तात्पर्य है कि जो हम इसको डिफाइन करें, इसको डिफाइन करना, परिभाषित करना हमारे लिए कठिन है। कह रहा है कि जिस लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक तथा गतिशील है, जिसके कारण इसके क्षेत्र का निर्धारण करना कठिन है, मतलब इसको परिभाषित करना, डिफाइन करना हमारे लिए थोड़ा कठिन है। लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र के संबंध में विचारकों में पर्याप्त मतभेद भी है, मतलब कि इसको लेकर के हमारे थिंकर्स में थोड़ा, विचारकों में थोड़ा द्वंद्व भी है। द्वंद्व किस कंडीशन में है वो हम लोग आगे देखेंगे। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में 4 दृष्टिकोण जो है वो बहुत प्रचलित हैं। यहाँ हम लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो क्षेत्र है और जो ये दृष्टिकोण है, ये दोनों का मतलब यहाँ सामान्य ही है, एक ही है, कोई इसमें फर्क नहीं है। क्षेत्र और दृष्टिकोण अगर आए तो उसको हम लोग इसी तरह डिफाइन करेंगे। व्यापक दृष्टिकोण है पहला, दूसरा है संकुचित दृष्टिकोण, तीसरा पोस्ट कॉर दृष्टिकोण और आधुनिक लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। हम लोग देखते हैं पहले व्यापक दृष्टिकोण से क्या तात्पर्य है। लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत सरकार के तीनों अंगों, पहले भी हम लोग ने बात किया था कि लोक प्रशासन में जो है सरकार के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र को शामिल किया जाता है। किसको किसको किया जाता है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को, जिसके द्वारा शासन के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। कई विद्वानों जैसे L.D. वाइट, मार्क्स, बिलोवी, नीरगो, साइमन आदि ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में इसी व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया है। अब आगे है, लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र के संबंध में नीरगो की परिभाषा अधिक व्यापक है। वो क्या कहना चाहते हैं आगे हम लोग ये देख रहे हैं। लोक प्रशासन में सहयोगी व सामूहिक प्रयास, शासन के तीनों अंगों के संबंध शामिल, लोक नीति में भूमिका, राजनीतिक क्रिया का भाग, समाज की सेवा, निजी समूह, व्यक्तियों से जुड़ा नीति निर्धारण भी लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है। व्यवहारिक रूप में जब ये प्रैक्टिकल में आता है तो व्यवहारिक रूप में लोक प्रशासन के व्यापक क्षेत्र को नहीं अपनाया जा सका। इससे इसका क्षेत्र जो है वो स्पष्ट हो जाता है। अभी हम लोग व्यापक दृष्टिकोण देख रहे थे, अब हम लोग आगे इसके संकुचित दृष्टिकोण को देखेंगे। व्यवहार में लोक प्रशासन के संकुचित दृष्टिकोण को ही जो है वो स्वीकार किया जाता है। व्यवहार में लोक प्रशासन के संकुचित दृष्टिकोण को ही स्वीकार किया जाता है। इसके अनुसार लोक प्रशासन का संबंध शासन की केवल कार्यपालिका शाखा से है। साइमन, लूथर गर्लिक जैसे विचारक इसी धारणा के समर्थक हैं। संकुचित दृष्टिकोण के अंतर्गत लोक प्रशासन
में कार्यपालिका के संगठन, उसकी कार्यप्रणाली एवं पद्धति का अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टिकोण से लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। लोक प्रशासन के अंतर्गत कार्यरत लोक प्रशासन के क्षेत्र के कार्यरत कार्यपालिका का अध्ययन किया जाता है। ये हम लोग पहले भी पिछले वीडियो में भी देखे थे। लोक प्रशासन सामान्य प्रशासन की सभी समस्याओं से संबंधित होता है। इस भाग में प्रशासन की नीतियाँ, उनका निरीक्षण, निर्धारण तथा नियंत्रण से संबंधित कार्य शामिल है। लोक प्रशासन इस बात का भी अध्ययन करता है कि विभिन्न प्रशासनिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए सेवाएं किस प्रकार संगठित की जाए, अर्थात इसमें विभिन्न प्रकार के सेवाओं और संगठन का अध्ययन किया जाता है। लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रशासनिक उत्तरदायित्व और जो उसकी नियुक्ति है, योग्यता है तथा जनता के प्रति जवाबदेही है, ये भी इसमें अध्ययन होता है। लोक प्रशासन के अंतर्गत बजट, करारोपण एवं वित्त संबंधी प्रश्नों का भी अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत इसमें प्रबंध तथा साधन और उपकरण जुटाने का कार्य भी इसके अध्ययन के क्षेत्र में आते हैं। आगे जो है ये बहुत ही लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है उसमें सबसे उपयोगी जो दृष्टिकोण मानते हैं एकेडमिक्स में, उसको देखते हैं कि ये पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण आप लोगों के एग्ज़ाम के भी ख्याल से ये थोड़ा सा जो क्षेत्र है उसको इस पे जब हम नोट्स पढ़ेंगे तो इस पे फोकस करेंगे। किस पे? तो पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण पे। पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण जो है ये अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसके 7 अक्षरों से मिलकर बना है। लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में लूथर गुलिक, और ये भी याद रखना है कि ये जो पोस्ट कॉर्प की जो अवधारणा है इसमें लूथर गुलिक का नाम आएगा, तो ये जो है ये अवधारणा जो है इनके लिए ही फेमस है। लूथर गुलिक ने पोस्ट कॉर्प अवधारणा को अपनाया, जिसका प्रत्येक अक्षर प्रशासन के निश्चित कार्य की ओर संकेत करता है। कहने का तात्पर्य है कि लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में लूथर गुलिक जो थे उन्होंने पोस्ट कॉर्प की अवधारणा को अपनाया और जिसका प्रत्येक अक्षर प्रशासन के निश्चित कार्य की ओर संकेत करता है। इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि ये जो 7 शब्द है ये जैसे हमें एक कंपनी का निर्माण करना है या फिर जैसे हमें एक एनजीओ का निर्माण करना है, तो किस तरीके से हमें इसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता आ सकती है। तो पहला है प्लानिंग। प्लानिंग से यहाँ तात्पर्य है योजना बनाना। जब हम किसी कंपनी का निर्माण करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हमें उसका निर्माण करने का योजना बनाना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनाना, उस योजना बनाने के बाद हमें जो आवश्यकता पड़ेगी वो किस चीज़ की, तो एक संगठन का निर्माण करना पड़ेगा। जब हम संगठन का निर्माण कर लेते हैं तो उसके बाद बात आती है स्टाफिंग और कर्मचारियों की व्यवस्था करने की। उसके बाद उसको चलाने के लिए हमें कर्मचारी की आवश्यकता पड़ती है। निर्देशन, डायरेक्टिंग, ये है कि अब इसको चलाने के लिए किसी का निर्देश देना जरूरी है। तो ये जो है निर्देशन देना मतलब निर्देशित कोई हमें करेगा तो फिर हम आगे की कार्रवाई काम देखेंगे। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करना। किसी कंपनी को चलाने के लिए हमें उसमें समन्वय स्थापित करना पड़ता है, एक दूसरे से किसी को सबको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो इसका मतलब यही है कि समन्वय स्थापित करने से यहाँ यही तात्पर्य है कि उस जो हम कंपनी का निर्माण किए हैं उसको एक दूसरे को किस तरह हम इसमें कोऑर्डिनेट करेंगे। रिपोर्टिंग, इसमें हमें रिपोर्ट करना पड़ता है और किस तरह से हमारा काम चल रहा है नहीं चल रहा है ये हम इसमें देखते हैं।
रिपोर्टिंग से यहाँ यही तात्पर्य। अब ये सारे काम होने के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है बजटिंग। बजटिंग से तात्पर्य है कि ये कंपनी अब चलेगी कैसे, जिसके लिए हमें अर्थ की आवश्यकता पड़ेगी, हमें वहाँ खर्च लगेगा, तो बजट तैयार करना इसका यही मतलब है। ये पोस्ट कॉर्प क्रियाएं सभी संगठनों में की जाती है। प्रशासन का कोई भी क्षेत्र हो, ये समस्याएं सभी में होती है। इसीलिए लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र में गोली का यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। पोस्ट कॉर्प की कई आलोचनाएं, ऐसा नहीं है कि अब ये काम हुआ है तो इसकी आलोचना नहीं हुई है। किसी भी काम को करने के बाद हमें आलोचना सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो पोस्ट कॉर्प की कई आलोचनाएं भी की जाती है। आलोचना का बिंदु यह है कि इसका क्षेत्र यद्यपि विस्तृत है परंतु कई दृष्टि में सीमित भी है। कहने का मतलब है कि बहुत फैला हुआ भी है और कहीं कहीं ये बहुत संकुचित भी है। इसमें प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्य जैसे नीति निर्माण, मूल्यांकन और लोक समर्पण जैसे कई कार्य शामिल नहीं है। इसके अलावा मेरियम कहते हैं कि मेरियम के अनुसार इसके अंतर्गत पाठ्य विषय का ज्ञान शामिल नहीं है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रशासन में जनता की सुरक्षा, शांति व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य के कार्य भी प्रशासन के कार्य क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा इस धारणा में मानव संबंध तथा संवेदना की उपेक्षा की गई है, क्योंकि प्रशासन का संबंध मानव तथा उसके कल्याण से है। आगे अभी हम लोग पोस्ट कॉर्प देख रहे थे दृष्टिकोण, अब ये अंतिम दृष्टिकोण है और ये है आधुनिक और लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण से ये तात्पर्य है कि लोक प्रशासन के इस क्षेत्र को आधुनिक और आदर्शवादी या लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण कहा जाता है। इस धारा या इस दृष्टिकोण के समर्थकों को इस धारणा या फिर ये जो ट्रेंड है, इसके दृष्टिकोण के समर्थकों का जो मानना है वो ये है कि वर्तमान समय में राज्य का स्वरूप कल्याणकारी राज्य का हो गया है। अभी जो डेमोक्रेटिक युग में जो प्रशासन का काम करने का तरीका है वो क्या है, लोक कल्याणकारी है। तो लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण का कहना है कि वर्तमान समय में राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी राज्य का हो गया है, अतः लोक प्रशासन का क्षेत्र भी उसी के अनुरूप जनता के हित व कल्याण का होना चाहिए। प्रशासन का मूल कर्तव्य जनता की सेवा करना, यह दृष्टिकोण इसी विचार पर आधारित है। इस प्रकार लोक प्रशासन का क्षेत्र जनता के हित व जन कल्याण के समस्त कार्यों तक फैला हुआ है। एल.डी. वाइट मानते हैं कि इसी कारण लोक प्रशासन को अच्छी जिंदगी के लक्ष्य का साधन कहा गया है, यह उनका मानना है। वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य के बढ़ते कार्य क्षेत्र के साथ ही लोक प्रशासन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया है। इस कारण लोक प्रशासन के अंतर्गत केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सभी स्तरों के सरकारों का अध्ययन उसमें किया जा रहा है। स्पष्ट है कि बदलते परिदृश्य में के अनुसार अन्य सामाजिक विज्ञानों का भी जो प्रभाव है वो लोक प्रशासन पर पड़ रहा है। वर्तमान में सूचना क्रांति और सूचना प्रौद्योगिकी के युग में इसका कार्य क्षेत्र और विषय क्षेत्र लगातार बढ़ा है। जो हम लोग शुरू में देखे थे कि ये किस तरह से व्यापक अपने आप को गतिशील बता रहा है, तो कहने का तात्पर्य है कि ये गतिशीलता कैसे आ रही है इसमें, तो टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि सूचना क्रांति के युग में कोई भी काम, कोई भी मैसेज प्रशासन का हो तो वो तुरंत फैल जाता है। इस अनुसार ये गतिशील है।
तो यहाँ कह रहा है कि वर्तमान में सूचना क्रांति और सूचना प्रौद्योगिकी के युग में इसका जो कार्य क्षेत्र और विषय क्षेत्र बहुत लगातार किस तरह से बढ़ रहा है, तो वो उसका रीज़न है सूचना क्रांति और सूचना प्रौद्योगिकी। और यह एक गतिशील अध्ययन के विषय के रूप में स्थापित हुआ है, क्योंकि सरकारों के कार्य व दायित्व का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र का कार्य क्षेत्र व दायरे में भी विस्तार वो हो रहा है और वो व्यापक हो रहा है। अब यहाँ कहने का ये तात्पर्य है लोक कल्याणकारी राज्य से कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं, लोक कल्याणकारी राज्य को ही हम कल्याणकारी राज्य भी कहते हैं। तो जो आर्थिक समानताएं हैं, सामाजिक इक्वालिटी है, सोसाइटी में जो इक्वालिटी है, ये सभी इसमें इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसी तरह ये लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र में इसके दायरे बहुत व्यापक होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज हम लोग लोक प्रशासन के क्षेत्र को अच्छे से कवर किए हैं। अगर इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो आप लोग अगर समझने में कोई दिक्कत है इस पीडीएफ में, इस नोट्स में, तो मैं ये चाहती हूँ कि बहुत सरल नोट्स बनाने का कोशिश करती हूँ कि ग्रेजुएशन के हिसाब से हमारे बच्चों को आसानी से ये समझ में आ जाए। और फिर भी अगर कोई दिक्कत हुई होगी तो आप कॉलेज में आके हम लोगों से डिस्कस कर सकते हैं इस विषय को, इस टॉपिक को। आज के लिए इतना ही था। वीडियो यहाँ समाप्त हो रहा है। थैंक यू।